ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। बेटा आज हम पिछले साल का नीट का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 50 जूलॉजी 50 बॉटनी, है ना। तो हम उस 7 मई को जो अपना नीट यूजी 2023 हुआ था, तो वो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं कि आपको समझ में आएगा इससे कि कैसा क्वेश्चन पेपर अभी फिलहाल आ रहा है, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, बॉटनी का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। तो अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप सुनते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज अमंग द एविल quartet which one is considered the most important cause driving extinction of the species? सो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पेसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो यही चारों को हम क्या बोलते हैं? एविल कॉटेट। बस आउट ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द फोर्थ वन, है ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग, है ना। तो बेटा टेरिडोफाइट्स में हम 2 प्रकार पढ़े थे, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्स। अगर सेम टाइप के स्पोर्स हैं तो होमो, अगर अलग अलग एक मेगा एक माइक्रो है तो हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में आपके पास आते हैं सेलेजिनिला एंड साल्विनिया। यहीं से बेटा सेलेजिनिला एंड साल्विनिया से सीड कैरेक्टर आना चालू हुआ था, है ना। तो ये सीड जो इवोल्यूशन होके सीड कैरेक्टर आया कि सीड बनने लगे, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेलेजिनिला एंड साल्विनिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, है ना। तो बेटा आपको पता है रिकॉम्बिनेशन जो है, आपको रिकॉम्बिनेशन समझाया था किसने? टी.एच. मॉर्गन ने, है ना, ड्यूरिंग द हिज क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला, राइट। एंड देन हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टुअर्ट, ही वाज हिज स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन का स्टूडेंट थे, है ना। सो व्हाट ही डन, ही सेड कि 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, है ना। जीन्स के बीच में कितना क्रॉसिंग ओवर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, है ना। तो 1 सेंटीमॉर्गन, 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। स्टूडेंट का नाम क्या है? अल्फ्रेड स्टुअर्ट। तो आंसर यहाँ पे ले लेंगे कि अल्फ्रेड स्टुअर्ट वाज द student of T.H. Morgan who mapped the distance between 2 genes using frequency of recombination. Next question is what is the function of tassels in the corn cob? तो कॉर्न कॉब में टेसल्स का फंक्शन क्या है? सो टेसल्स जो है बेटा कॉर्न कॉब में, है ना, टेसल्स जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल का फंक्शन, स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the correct statement. So first statement is detrivores perform fragmentation is right, है ना। detrivores क्या करते हैं? fragmentation करते हैं, detritus पे feed करते हैं। the humus is further degraded by some microbes during mineralization, ये भी सही है। during mineralization process humus is further degraded although they are resistant slow in degradation but during mineralization is further degraded, है ना। तो सही स्टेटमेंट है। water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. leaching इसी को बोलते हैं बेटा जो during the fragmentation जो water soluble inorganic content होता है वो soil origin में down the soil जाके precipitate हो जाते हैं and then that become unavailable to the plants, है ना। तो उसी को बोलते हैं that process known as leaching। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट डी इज द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, दैट इज डेट्राइटस। तो ये गलत है। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, है ना। पार्टिकल में ब्रेक करने को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कैटाबोलिज्म नहीं बोलते हैं। कैटाबोलिज्म इज ए काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपके पास ए बी सी सही है, तो आंसर ले लेंगे फोर्थ, ए बी सी ओनली, राइट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा। कैम्बियम इज असर्शन इज लेट वुड हैज फीवर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स। दो टाइप के वुड हैं बेटा, एक है अर्ली वुड, एक है लेट वुड। अर्ली वुड फॉर्म्स ड्यूरिंग, है ना, अर्ली वुड कब बनता है बेटा? ऑटम सीजन में। स्प्रिंग वुड में लेट वुड, ठीक है। तो ऑटम में आपके पास गर्मी होता है, उस समय जाइलम्स ज़्यादा नंबर में बनते हैं एंड बड़े बड़े बनते हैं। तो और स्प्रिंग वुड जो कि लेट वुड बोल रहे हैं, उसमें फीवर जाइलरी एलिमेंट, जाइलम्स कम बनते हैं, वो भी नैरो बनते हैं क्योंकि पानी का जरूरत आपको कम है ठंडी के समय, विंटर के समय में। आंसर इस रीजन क्या है? कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, इसीलिए तो कम बनते हैं जाइलम, है ना। स्टेटमेंट इज रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड assertion is also correct and is also the correct explanation, ठीक है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A, ठीक है। Next question is 108. The process of appearance of recombination nodules occur at which sub-stage of prophase 1 in meiosis? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 स्टेप आप पढ़े हो प्रोफेज 1 में, है ना, मियोसिस 1 के अंदर। वहाँ पे पैकेटिंग स्टेज में आपको रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल देखने को मिलता है एंड देयर आल्सो द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला पैकेटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होगा? तो सेंट्रोमियर का डिवीजन पहली बात तो एनाफेज में होता है ना। माइटोसिस में कहाँ होता है? एनाफेज में। मियोसिस में बात करें तो मियोसिस 1 में एनाफेज 1 होगा, वहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनाफेज 2 में, मियोसिस 2 के अंदर एनाफेज 2 आप जाओगे, वहाँ पे आपको सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज 2, ठीक है। Okay. During the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, इससे DNA, है ना, DNA से क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली फाबेसी डिफर फ्रॉम द सोलेनेसी। फाबेसी फैमिली सोलेनेसी से डिफर करता है एंड लिलिएसी आल्सो विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेमन्स। पिक आउट स्टेमन के रेस्पेक्ट में, तो आपको फैबेसी में याद होगा, यहाँ पे स्टेमन बेटा 9+1 आप लिखते हो, 9 को ब्रैकेट लगाते हो, है ना। तो 9+1 10 होता है। डाइडेल्फस कंडीशन होता है, इसीलिए आप 9 को ब्रैकेट लगाते हो, 1 को अलग लिखते हो, है ना। सो डाइडेल्फस कंडीशन होता है। सो डाइडेल्फस आपको यहाँ दिख रहा है विथ डाइथिकस एंथर्स। सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। तो किस में दिखता है? लार्ज कलरफुल, आपको कलरफुल चाहिए, विथ फ्रेगनेंस चाहिए, विथ नेक्टर चाहिए, ये सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, कलरफुल अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, नेक्टर एज ए रिवॉर्ड देना पड़ेगा। ये सब कौन होता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, spraying of which of the following phytohormones on juvenile conifers helps in hastening the maturity period, है ना। मैच्योरिटी पीरियड को कम करने में कौन सा हार्मोन लगता है? वो भी किसमें? कोनिफर्स में। तो इसमें आप एनसीईआरटी का सीधा लाइन है, जिब्रेलिक एसिड आपको लगता है, जो आपके मैच्योरिटी पीरियड को क्या करता है? कम कर देता है, ताकि सीड प्रोडक्शन क्या हो? जल्दी हो जाए। तो जुवेनाइल फेज से आपके मैच्योरेशन, रिप्रोडक्टिव फेज पहुंचने का जो समय होता है उसको कम करता है, हास्टेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में दिखता है? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको दिखेगा चाइना रोज में, पिटूनिया में एंड लेमन में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। टोमेटो आपके पास, टोमेटो में भी दिखेगा, लेकिन टोमेटो के साथ में डायंथस फिट नहीं हो रहा है, डायंथस में कुछ और होता है ना। बीन्स में आपके पास मार्जिनल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द यूकैरियोट replication of DNA takes place in, and the very simple is S phase. S phase में क्या होता है? DNA का replication होता है और duplication होता है ना। How many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? तो कैल्विन साइकिल एक साइकिल चलता है बेटा, तो 3 ATP 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है ना। तो एक साइकिल से एक कार्बन फिक्स होता है। यू नीड 6 कार्बन फॉर 1 ग्लूकोज, ठीक है। सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 6, सो यू विल गेट 18 ATP एंड 12 NADPH2 एज ए आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in a gene gun method used to introduce alien DNA into the host cell, microparticles of टंगस्टन एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज। टंगस्टन और गोल्ड मेटल में आप डीएनए को बाइंड करवा के आप सीधा क्या करते हो, जीन गन से बम्बार्डमेंट करते हो तो सीधा अंदर चले जाता है प्लांट सेल में, है ना। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, ठीक है। 16 सितंबर को बेटा ओजोन डे बनाते हैं और डॉप्सन यूनिट से हम क्या करते हैं, ओजोन के लेयर की थिकनेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेनेटिक्स, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो किसने किया था बेटा, हर्शे एंड चेस का जो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट था वहाँ ये कंप्लीट प्रूफ हो गया था कि अनइक्विवोकली सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। Then from ecosystem in the equation GPP is minus R is equal to NPP. What is GPP? GPP is a gross primary productivity, NPP is a net primary productivity. R here is, R क्या है पूछ रहा है, तो GPP बेटा प्लांट का खुद का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे प्रोड्यूस, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलते हैं, GPP। बट आउट ऑफ दैट some amount of substrate primary productivity they use there for themselves, है ना, एज ए रेस्पिरेशन। सो फाइनल अवेलेबल नेट मास या फिर नेट प्रोडक्टिविटी जो होता है विच विल बी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज एनपीपी। तो ये जो आर क्या हुआ, इट्स ए रेस्पिरेटरी लॉस बाय द प्लांट, है ना। उन्होंने भी कुछ रेस्पिरेशन किया है तो लॉस हो गया। लॉस होने के बाद जो फाइनल बचा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे दैट इज एनपीपी। सो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रोल ऑफ RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आपको दिख रहा है तो आपको RNA polymerase 3 पूछ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, है ना। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S RNA एंड SNRNA, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल। RNA polymerase 1, 2, 3 टाइप्स के होते हैं, 2 से mRNA, है ना, 1 से 5.8 SRNA, सब आपको डिटेल में याद रखना है। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस इन द फोटोसिस्टम 2 द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और वहाँ पे आपको क्लोरीन एंड मैग्नीज आयन लगते हैं। तो मैग्नीज आयन आपके पास ये है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में लगेगा ये आपको, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में मैग्नीज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सीक्वेंशियली आर। तो सीक्वेंशियली आपको देखना है कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड अरेंज हो। तो एंटीपोडल हैप्लॉइड है, ठीक है। सिनर्जीड्स एंड सिनर्जीड डिप्लॉइड नहीं है, गलत हो गया। सिनर्जीड हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल लाइन से अरेंज है। सिनर्जीड क्या है, हैप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड, इसे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज 2n प्लस n 3n। तो ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपका आंसर जम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, सीधा आपको याद होगा, व्हेन ए सिंगल जीन अफेक्ट्स मल्टीपल कैरेक्टर, व्हेन ए सिंगल जीन अफेक्ट्स मल्टीपल कैरेक्टर देन इट इज नोन एज प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये आपको मिल रहा है सेकंड ऑप्शन है, सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, इट इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so 2 statement ATP is used in 2 steps in glycolysis। या वे रिमेंबर कि ATP ग्लाइकोलाइसिस में इनिशियल स्टेजेस में ही 2 स्टेप में यूज होता है, सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड ATP इज यूज्ड इन द कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 4th, बोथ A and R are true and R is the correct explanation, ठीक है। So let's move to next question. Cellulose does not form blue color with the iodine because it is a helical structure. It does not contain complex helices, hence cannot bind iodine molecule. Exactly right, है ना। ऑप्शन नंबर 2। बेटा स्टार्च आपके आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है क्योंकि स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे उस हेलिकल स्ट्रक्चर में जाके आयोडीन फंस जाता है ना, बाइंड हो जाता है। बट सेलुलोज में यू डो नॉट फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, इसीलिए कैन नॉट बाइंड आयोडीन मॉलिक्यूल, हैंस डू नॉट गिव कलर्स, ठीक है, सिंपल।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, है ना। राइस बेटा, अब राइस का प्लांट जो होता है अपन जनरली ज़्यादा वाटर में लगाते हैं, डीप वाटर में लगाते हैं, वहाँ पे जल्दी से इंटरनोड इलोंगेट होके पेटियोल इलोंगेट होके लीफ बाहर आ जाए, ये काम कौन करता है, इथाइलिन करके देता है आपको। सो आंसर विल बी 2, ठीक है। EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, है ना, जेनेटिक्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप पढ़े थे बेटा, दो मेथोडोलॉजी था, एक था होल जीनोम सीक्वेंसिंग और एक था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। EST मतलब होता है कि आपके कितने जीन एक्सप्रेस हो रहा है, सभी एक्सप्रेस होने वाले जीन का आप क्या करो, सीक्वेंसिंग कर लो। तो ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, तो जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है बेटा, DNA से RNA बनता है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा EST के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम छोड़ लेते हैं क्योंकि ये डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। लेट्स मूव टू 130। अपॉन एक्सपोजर टू UV रेडिएशन DNA स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल सॉल्व, है ना। UV रेडिएशन आप एक्सपोज करोगे तभी आपको DNA दिखेगा विच इज लेबल्ड विथ ETBR इथिडियम ब्रोमाइड, और कलर कैसा दिखेगा आपको, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro in the year 1992। तो दो समिट आपको दिया हुआ है बेटा NCERT में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में। पहला आपको दिया हुआ है अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो, और एक दिया है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वाज हैपेंड ऑन 2002, ठीक है, तो वो याद रखेंगे। द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, PS2 आपको याद होगा कि 680 नैनोमीटर पे काम करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, असर्शन 133। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, है ना। तो बेटा ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट ही होता है, उसके बाद फिर स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट में फूट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर डिवीजन होके आपके पास वापस गैमेटोफाइट बनता है, और पहला स्टेज क्या, मॉस का लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे तो प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो असर्शन सही है, लेकिन आप ब्रायोफाइटा में मर्केंसिया देखते हो तो वहां पे प्रोटोनिमा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मॉस के लिए बोल रहा है इस राइट। तो प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल, है ना। तो स्पोर्स मियोसिस होके बनते हैं और कैप्सूल में, और इसी से आपका क्या बनता है, प्रोटोनिमा बनता है। तो दोनों के दोनों सही है, एंड बोथ A and R आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड। 134। In a tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in the culture medium to form callus। कैलस मतलब होता है बेटा मास ऑफ डिफरेंशिएटिंग सेल्स, है ना। एक मास कैसे बनेगा, फ्रॉम सेल्स व्हेन इट गो अंडर द डिवीजन, और डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए, डिवीजन कैपेबिलिटी होना चाहिए। मीजोफिल सेल परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल को आप एक कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड सेल है, उसको अगर आप कैलस बनाने के लिए कल्चर मीडियम में रख रहे हैं टिश्यू कल्चर में, तो वो डिवीजन करने जा रहा है। तो डिवीजन कैसे हो सकता है परमानेंट सेल का, बाय प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, है ना। दे विल अगेन फॉर्म मेरिस्टेम, है ना, दे विल गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड बाय द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, याद हो जाना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, है ना। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम नहीं होता भैया, ये रॉन्ग है। प्राइमरी जाइलम के बारे में बोलते हैं ना, पोजीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम के लिए बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम के लिए बोलते हैं, याद रखना। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। एक्सार्क कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो आंसर ले लेंगे ये वाला, ठीक है। आंसर आपका ये वाला ले लेंगे। ठीक है, डन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 136। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस, बिल्कुल सही है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सेशन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, बिल्कुल गलत है ना।
बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बार्क इज ए टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू द ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम, ये भी गलत है ना। तो आपके पास चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है, बार्क रिफर्स टू द पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, बार्क रिफर करता है पेरिडर्म को बाहर को और सेकेंडरी फ्लोएम को, ये ठीक है ना, ये ठीक है। तो ए एंड डी करेक्ट है। ई को देख लेते हैं, फेलोजन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, फेलोजन मल्टीपल लेयर का होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहेसन, है ना, मैच करना है। तो कोहेसन क्या होता है बेटा, जो खुद के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको कोहेसन बोलते हैं। सो ये आपका आ जाएगा 1 का 2 म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी एडेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, एडेशन बोलते हैं। तो ए का 2 किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है। फिर बी का 4 इसमें दिख रहा है, बी का एडेशन क्या बोले, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस, इसमें दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी का 1 होगा, सी का 1 देख लो, सरफेस टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस, सरफेस टेंशन है। गटेशन क्या है, वाटर लॉस इन लिक्विड फेस, डी का 3 वाटर लॉस इन लिक्विड फेस को अपन क्या बोलते हैं, गटेशन हाइड्राथोड से होता है, ठीक है। तो ये ऐसा मैच हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर अभी निकल चुका है आपके सिलेबस से। 138 देखो, एम फेज, एम फेज में क्या होगा, क्वेसेंट फेज, इनएक्टिव फेज है ना। सी का 2 दिख रहा है आपको कहीं पे, सी का 2 यहीं पे दिख रहा है। ए का 4 एम फेज इक्वेशनल डिवीजन है। उसके बाद G2, B का 1, ठीक है, B का 1 क्या दिख रहा है, G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज होते हैं। G1 फेज C का 2, ठीक है, C का क्या दिख रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, ए का 4 मिल गया था एम फेज, बी का 1 G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज, सी का 2 क्वेसेंट फेज का इनएक्टिव फेज था, और डी का 3 G1 फेज का इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल है, बस थोड़ा सा मैच करना है इधर उधर, ठीक है। चलो देखते हैं। Klinefelter syndrome, the correct about Klinefelter syndrome, the disorder was first described by Langdon Down, है ना, डाउन सिंड्रोम के लिए थे Langdon Down। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also expressed। हाँ, Klinefelter syndrome में double XY होता है, तो due to one number of more extra X chromosome you will develop फेमिनाइन डेवलपमेंट, मतलब फीमेल कैरेक्टर आएंगे आपके पास, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, ये भी आपको डाउन सिंड्रोम का लिख के दिया है, तो ये गलत है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी डाउन सिंड्रोम के लिए। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, है ना भाई, आपके पास XY होने से नॉर्मल होता है, डबल XY आ गया है तो आपका जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो गड़बड़ा जाता है, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है ना। तो ये इंडिविजुअल कहते होते हैं स्टेराइल होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि B and E आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। बाकी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन डाउन सिंड्रोम का दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटेड फॉर द सेम रिसोर्सेज कैनॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कंप्लीटली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। हाँ, तो यही है, बिल्कुल सही है। गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये बोलता है बेटा कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में एक लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं। उसमें से जो कमजोर होगा इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, तो सही है। इन जनरल द कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन हर्बीवोर्स, ये गलत है। हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा है, हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स आर मोर
अफेक्टेड बाय द कंपटीशन रेदर देन कार्निवोरस। तो स्टेटमेंट 2 गलत है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये ले लेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो 79-80 प्रोटीन होता है बेटा, कहीं 79 लिखा तो कहीं 80, आपको यहाँ पे ऑप्शन में 80 मिल रहा है, आप 80 ले लेंगे, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस एक मैकेनिज्म है थ्रू विच द एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको क्या चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक इंटेक्ट मेम्ब्रेन चाहिए, और क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। तो वो आप देखो कहाँ मिल रहा है आपको, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेस, और क्या मिल रहा है, प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये नहीं चलेगा। प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ये भी गलत। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एडीपी, ये गलत है। तो आपको ये मिल जाएगा, एटीपी सिंथेस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन पंप और मेम्ब्रेन, है ना। तो प्रोटॉन पंप और एटीपी सिंथेस दोनों मिला के अपन बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं ना। ये दोनों मिला के प्रोटॉन पंप F0 है, एटीपी सिंथेस F1 है, और आपको एक मेम्ब्रेन चाहिए, और क्या चाहिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। तो आंसर क्या ले लेंगे यहाँ पे, 4th ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट। तो देखते हैं, अलगल ब्लूम कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। एकदम गलत स्टेटमेंट है, पहले ही स्टेटमेंट गलत है। अलगल ब्लूम से क्या होता है, वाटर क्वालिटी कम हो जाता है और फिशरी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, फिशेस डाई होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यही है, पहला आंसर हो जाएगा आपका, आपको सीधा मिल गया नॉट करेक्ट, है ना, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। म्यूचुअलिज्म आपको याद होगा, दोनों बेनिफिट होना चाहिए, तो प्लस प्लस आ जाएगा आपके पास। तो ए का 4 आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कमेंसलिज्म में एक को प्लस एक को 0, तो ये आ जाएगा बी का 1, है ना। और अमेंसलिज्म में एक को माइनस और एक को 0, ये आ जाएगा। पैरासिटिज्म में क्या आ जाएगा, एक को माइनस एक को प्लस। तो डी का 3 यहाँ दिख रहा है 2 जगह, ए का 4 दिख रहा है, बी का 2, बी का क्या आ रहा था, कमेंसलिज्म में एक प्लस एक 0, तो क्या आ रहा था, बी का 1 आ रहा था, बी का 1 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है, करेक्ट। चलो देख लेना है ना, ये आपको इंटरेक्शन आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस, कमेंसलिज्म में एक को फायदा एक को कुछ नहीं, अमेंसलिज्म में एक को घाटा मतलब माइनस 0, एक को कुछ नहीं होगा। पैरासिटिज्म में एक फायदा होगा एक को घाटा होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस, है ना। तो आप देखो इसमें क्या है आपके पास, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो आपके पास सबसे पहले तो आपको कटिंग करना पड़ेगा डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले बी आ जा रहा है, बी आ गया, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपको। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कट करने के बाद आपका जो फ्रेगमेंट कौन सा है उसको आइसोलेट करना। बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एम्प्लीफिकेशन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इंसर्शन करोगे। तो बी सी डी ए ऑप्शन बन जा रहा है हमारे पास, तो आंसर ये ले लेंगे बी सी डी ए, ठीक है। तो पहले आप डीएनए निकाले, फिर उसको कट किए, कट करने से फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए, उस फ्रेगमेंट में से एक फ्रेगमेंट आप सेलेक्ट करोगे, है ना। तो पहले कट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आइसोलेशन कर लिए, फिर एम्प्लीफिकेशन, उसका नंबर को बढ़ाएंगे, एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, और उसके बाद आप क्लोनिंग करके इंसर्शन कर दोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये आपका मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है बेटा, ये अब निकल गया है ना। लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें तो इसका क्या ले लेंगे, इसका आंसर बन जाएगा आपके पास ये वाला, आप देखना ए का 3 है ना, आयरन का एक्टिवेटर ऑफ कैटेलेस, बी का 1 जिंक का सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, सी का 4 बोरॉन का सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है, पॉलन ट्यूब इलोंगेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ बोरॉन होता है, एंड डी का 2 है ना, तो मोलिब्डेनम इज ए कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है ना, मोलिब्डेनम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सो देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस, सामने ही आपको दिया हुआ एंजाइम्स, आपको मैच करना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं, बी का 4 हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इस लिंक रिएक्शन जो कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस करवाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही बोलते हैं, तो सी के सामने करेक्ट दिया हुआ है, सी का 3। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का पहला एंजाइम आपके पास है सिट्रेट सिंथेस जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड कोवे को मिलके बनाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, मिला लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का 4 है ना, बी का 4, पी का 4 किसमें, बहुत सारा में दिख रहा है। डी का देखो क्या था, डी का था 1, तो ये दोनों में कोई एक होगा। सी का देख लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सी का 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका है ना, मैच कर लेना आप, थर्ड ऑप्शन। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेशन दिया हुआ है, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय द एयर करेंट है ना, कैरिड बाय द एयर करेंट। सेकेंड रीजन दिया हुआ है, एयर करेंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड बोल दिया है। तो पॉलन ट्यूब बनता है बेटा जिम्नोस्पर्म में, एयर करंट से जाता है पॉलन ग्रेन, ये भी सही है, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है, असर्शन सही है, रीजन भी लगभग सही था, बट लास्ट में जो ये पॉलन ट्यूब नॉट फाउंड बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, पॉलन ट्यूब बनता है ना, पॉलन ट्यूब बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये ले लेना आंसर। So 149 again assertion in region, a flower is defined modified as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। I believe this is बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। उसके बाद internode of the shoot get condensed to produce 4 different floral appendages laterally at successive node instead of leaves। तो बेटा फ्लोरल का फॉर्मेशन ही ऐसा होता है ना, जैसे ये नोड है तो ये आपका स्टेम है, स्टेम में 4 नोड है, 4 नोड में चारों पत्तियां होती, तो ये नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इंटर नोड ये शॉर्ट हो जाता है, सभी चारों जितने नोड हैं इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और जो अपेंडेजेस होते हैं, जो लीव्स होते हैं वहाँ पे, वही मॉडिफाई होके सेपल बने, पेटल्स बने, एंड्रोसियम बने, गाइनोसियम बने, इसी तरह का फ्लावर बना हुआ है। देन असर्शन इज ऑल्सो राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट, तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर आप ये ले लेना, फोर्थ वाला, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेलानोइड इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, है ना। तो बेटा पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अगर आपको रोकना है देन यू कैन यूज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप पढ़े होंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, है ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट के हूबहू दिखने वाला एक मॉलिक्यूल आप यूज करते हो, वो उसकी एक्टिव साइट में जाके बाइंड करता है, बट इट इज नॉट ए रियल सबस्ट्रेट, तो कंपाउंड प्रोडक्ट नहीं बनता है, एंड सच ए वे द होल एक्टिविटी ऑफ द साइकिल खत्म बंद हो जाता है ना। तो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस विच इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर टीसीए साइकिल, उसको आप इनिबिट कर सकते हो मेलानोइड को लेके। मेलानोइड इज ए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस,
याद रखना है आपको। तो बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन बना है, ये ऐसे करके आप रोक सकते हो। अगर आप टीसीए साइकिल को रोक लिए तो उसके में एटीपी बनना बंद हो जाएगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो और द ट्रू स्टेटमेंट। आई थिंक बेटर लेट्स फिनिश इट हियर till 50 question botany. We'll see again same question paper zoology 50 question tomorrow, and all the best, prepare well and revise it properly. ठीक है, thank you for today's class, we'll meet tomorrow.